हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोड कंफर्ट के चैनल पे। तो आज हम कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने जा रहे, बल्कि हम ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटेजीज टू क्लियर ऑनलाइन इंटरव्यू राउंड्स। सो जब भी कोई कंपनीज रिक्रूट करने आती है तो वो कुछ ये स्टेजेस फॉलो करती है। जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले वो लोग ऑनलाइन राउंड्स लेते हैं, फिर टेक्निकल राउंड्स और एचआर राउंड और मैनेजरियल राउंड्स, और उसके बाद ये 3 राउंड्स होने के बाद फाइनल ऑफर आपको मिलता है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका ऑनलाइन राउंड होता है, और उसके बाद आपके टेक्निकल राउंड्स। सो ये दो प्रोसेस मैंने जो बोले, ऑनलाइन राउंड्स एंड टेक्निकल राउंड्स, ये तो हर इंटरव्यू में आपका कॉमन रहेगा ही। और उसके बाद ये ऑप्शंस में रहता है। कभी कभी क्या होता है, एचआर राउंड आ जाता है, कभी कभी मैनेजर राउंड आ जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट टेक्निकल राउंड्स के बाद ही आपको फाइनल ऑफर मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया। पहले ऑनलाइन राउंड होता है, फिर टेक्निकल राउंड्स 1 2 3 मैटर करता है कि कंपनी टू कंपनी। और उसके बाद ये एचआर राउंड्स एक ही होता है, और वो भी ऑप्शनल, कुछ कंपनीज लेती है कुछ कंपनीज नहीं लेती, और फाइनल ऑफर आपको मिल जाता है। सो अब हम समझते हैं ऑनलाइन राउंड क्या होता है। तो ऑनलाइन राउंड जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा भी हमने बताया, सबसे पहला स्टेज है इंटरव्यू प्रोसेस का। तो जब भी आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो आपका सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है आपका ऑनलाइन राउंड। लेट्स से XYZ एक कंपनी है, वो रिक्रूट करने आई है कैंपस में, और उसके लिए 250 स्टूडेंट्स ने क्या किया, अप्लाई किया इस कंपनी के लिए। अब वो क्या 250 के 250 स्टूडेंट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, क्योंकि एक एक इंटरव्यू समझ लीजिए पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, तो 30 मिनट्स तक चलती है। मतलब आप समझ लीजिए कितना बड़ा प्रोसेस होता है ये। मतलब 250 स्टूडेंट्स का अगर ये लोग इंटरव्यू लेने लग गए, और एक एक का आधा घंटा, तो कितना, मतलब समझ लीजिए कितना टाइम कंज्यूम होता है। तो इस टाइम पे कंपनीज क्या करती है, सबसे पहले 250 जो एप्लीकेशंस है उन सबका एक ऑनलाइन इंटरव्यू राउंड ले लेती है। ये अराउंड 45 मिनट से 90 मिनट्स का एक कोडिंग, मतलब एक ऑनलाइन राउंड होता है सबके लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, उसके बेस पे आपको जो ऑनलाइन राउंड में जितने मार्क्स मिले उसके बेस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। और लेट्स से 250 में से टॉप 100 को उन्होंने इंटरव्यूज के लिए बुलाया। तो इस तरह से ऑनलाइन राउंड होता है। सो ऑनलाइन राउंड में होता क्या क्या है। अब ऑनलाइन राउंड में 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, और एक एप्टीट्यूड रिलेटेड पूछते हैं। तो एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड आप समझ लीजिए कि कोई एक, मतलब जनरल मेंटल एबिलिटीज क्वेश्चंस हो गई। अगर कोई एक ट्रेन इस स्पीड से जा रही है, इस स्पीड से कोई एक स्टेशन को क्रॉस करती है, तो ट्रेन का लेंथ बताइए। जनरल मैथ्स प्रॉब्लम आप समझ लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी देखी जाती है एप्टीट्यूड में। और कोडिंग रिलेटेड जो है, अब आज हम लोग बात करेंगे कोडिंग में क्या क्या होता है, तो वही हम लोग बात करेंगे। और जो कुछ कंपनीज, अब मैटर होता है कि कौन क्या पूछती है। अब कुछ कंपनीज जो होती है जो दोनों पूछती है, मतलब कुछ कंपनीज होती है जो दोनों पूछेंगी, कोडिंग भी पूछेगी एप्टीट्यूड भी पूछेंगी। कुछ कंपनी होती है बोलती है कि ना भाई दोनों काहे पूछे, सिर्फ कोडिंग पे ही ध्यान देते हैं। कुछ कंपनी होती है जो सिर्फ कोडिंग पे ध्यान देती है, और कुछ कंपनी होती है जो एप्टीट्यूड पे ध्यान देती है। डिपेंड्स ऑन विच कंपनी यू आर अप्लाइंग फॉर। तो आप ये बात समझ गए कि मतलब कोडिंग राउंड का इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि आपको सबसे पहले जब भी आप किसी अप्लाई करेंगे किसी कंपनी के लिए, तो सबसे पहले आपको इसी को टैकल करना पड़ेगा। मैंने अभी जो बोला, कुछ कंपनीज होती है वो सिर्फ एप्टीट्यूड देखती है, वो सिर्फ ओनली 10% पकड़ लीजिए जो सिर्फ एप्टीट्यूड देखती है। और सिर्फ जो कोडिंग देखने वाली होती है, आप समझ लीजिए 30% होंगी ऐसी कंपनियां जो सिर्फ कोडिंग बेस पे लेती है, और बाकी जो 60% जो बची कंपनीज है वो आपका कोडिंग और एप्टीट्यूड दोनों लेंगी। तो आप देख सकते हैं 90% जगह में आपको कोडिंग ही लग रहा है। बात समझ में आ गया। तो कोडिंग का आप इंपॉर्टेंस समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कोडिंग राउंड। तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, पूरा डिटेल पे ज्यादा नहीं घुसूंगा मैं, बस ओवरव्यू देने वाला हूं कि किस तरह का टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड एंड मैनेजरियल राउंड्स होते हैं। तो लेट्स से आपने ऑनलाइन राउंड जो है वो आपने इसको क्लियर कर लिया, तो उसके बाद आपको सबसे पहले बुलाया जाएगा टेक्निकल राउंड्स में। ठीक है। अब टेक्निकल राउंड में क्या होता है, कुछ कंपनियां सिर्फ एक टेक्निकल राउंड ही लेती है, कुछ होते हैं 2-3 ले लेती हैं, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो टेक्निकल राउंड्स में क्या होता है, आपका जो सीवी, आपने जो सीवी जब अप्लाई करते समय जो आपने सीवी सेंड किया था उस कंपनी को, तो सीवी के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आपका जो सीवी होना चाहिए वो शुड बी इंप्रेसिव। मतलब अगर आपने सीवी में, आपका सीवी में क्या क्या आप मेंशन करेंगे, सबसे पहले आप मेंशन करेंगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने किए, क्या क्या स्किल्स आपको है, क्या क्या प्रोग्रामिंग नॉलेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको आती है, तो ये सब आप मेंशन करेंगे उधर। तो आपको इसी बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, इस प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करो। उसके बाद आपसे स्किल्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अगर आपने जावा लिख दिया है, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने लिख दिया जावा, तो आपसे जावा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे मल्टी थ्रेडिंग्स पूछी जाएंगी,
आपसे पूछा जाएगा कि किस तरह से आप ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग मेंशन किया है तो आप पॉइंटर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वही अगर आपने सी प्लस प्लस अगर आपने दे दिया है तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो अच्छे से पूछेंगे वो लोग। सो इस हिसाब से आपका सीवी के ऊपर टेक्निकल राउंड्स आपका चलता है। आपको डेटा स्ट्रक्चर से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मतलब जो आपने ऑनलाइन राउंड क्वेश्चंस किए, मतलब ऑनलाइन राउंड में बेसिकली क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो वैसे ही कोडिंग रिलेटेड स्टफ से बात करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन राउंड के लिए अगर अच्छे से प्रिपेयर किए ना तो आप ये आराम से निकाल देंगे। क्यों, आपसे वही क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जो आपको कोड करके करना पड़ता है, वैसे टाइप का ही आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। बोलेंगे कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आपके पास एडवांटेज ये होता है कि आपको जैसे मान लीजिए कोई एक आपको क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आपने मेरा एक क्वेश्चन देखा होगा जो मैंने कराया था, मैक्सिमाइज द कटिंग प्रॉब्लम। अगर आपने वो क्वेश्चन देखा है तो आपको समझ लीजिए वही एक प्रॉब्लम दे दिया कि इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस बार आपके पास एडवांटेज क्या होता है कि आपको यहाँ पे पहले टाइम कम्प्लेक्सिटी बताओ ना बताओ, पहले आप अपना सोल्यूशन बताओ। अगर आपको कुछ नहीं आता ब्रूट फोर्स सोल्यूशन बताओ। एटलीस्ट ये पता चल जाना चाहिए कि यू हैव द कैपेबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सिमिलरली इसके बाद आपको वो लोग ऑब्वियसली बोलेंगे कि इसको थोड़ा सोल्यूशंस को अच्छा करो, तो आप उसी तरह से आप अपना सोल्यूशन अच्छा कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे अच्छे से सभी वीडियोस में बताता हूँ कि ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होता है। ब्रूट फोर्स सोल्यूशंस के बाद मैं बताता हूँ कि इसको अच्छे कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं किस बात की बात कर रहा हूँ। सो ये हो गया टेक्निकल राउंड्स के बारे में। एचआर राउंड्स में क्या होता है, एचआर राउंड उतना टेक्निकल नहीं पूछा जाता है आपसे। सीवी आपको सिर्फ अगर उनका प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो प्रोजेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडियाज पूछ लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं, डिस्क्राइब हु यू आर और टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, व्हाट इज योर आइडियल कंपनी और वर्क प्लेस। इस तरह के आपको क्वेश्चन एचआर राउंड में मिल सकते हैं। जनरली आपके ऊपर होता है कि आप मतलब आपके पर्सनल व्यूज क्या होते हैं। कोई आपसे पूछा जाएगा कि आप इस टाइम पे, जैसे सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम ले लीजिए, जैसे आपसे पूछ दिया कि आपको कोई एक काम दिया गया है। अगर आप एक कंपनी XYZ कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उस कंपनी में आपको जो काम दिया गया है वो काम आपको अच्छा नहीं लगता, आप क्या करेंगे। इस टाइप के सिचुएशन बेस्ड आपको क्रिएट कर देंगे। वो लोग बोलेंगे कि आप इसमें इसकी जगह होते तो क्या होता है। तो ये जनरली मैनेजरियल राउंड में ज्यादातर पूछा जाता है और ये जो क्वेश्चंस है ये ज्यादातर HR राउंड्स में पूछे जाते हैं। और ये हो गया टेक्निकल राउंड्स के लिए। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ज्यादा मैंने इसको ओवरव्यू ही दिया है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। अभी किसी और वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। सब आ जाते हैं ऑनलाइन राउंड के ऊपर। तो ऑनलाइन राउंड का सिलेबस क्या होता है कि आपको क्या क्या पढ़ के जानना पड़ता है ऑनलाइन राउंड को प्रिपरेशन करने के लिए। तो आप सिलेबस समझ लीजिए सिंपली डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। समझ रहे हैं बात। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम अगर अच्छे से कर लिया, आप ऑनलाइन राउंड के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, बिल्कुल अच्छे से। तो अब आप पूछेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स में तो बहुत कुछ है, क्या क्या पढ़े। तो मतलब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स तो आपके ये सब है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एरेज, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, लिंक्ड लिस्ट, एक्स एंड क्यूज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज एंड हीप्स, और आपका हैशिंग और हैश मैप समझ लीजिए, ग्राफ्स हो गया, ग्रीडी एल्गोरिथम हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग और रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग। तो ये सब क्वेश्चंस आपके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ज्यादातर कंपनीज की बात करें तो एरे से थोड़ा बहुत घुमाया जाता है क्वेश्चंस। आपको एरे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी सब मतलब आपको एक साथ भी जोड़ना पड़ सकता है। आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा, मतलब प्रॉब्लम आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको सिंपली बोल दिया जाएगा, जैसे एक आपको एरे में आपको कॉइन्स दिए हुए हैं, उस कॉइन्स को आप किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, समझ रहे ना। जैसे हमने क्वेश्चन कराया तो ये डीपी का क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एरे के थ्रू, ठीक है। और एरे में कई बार डायरेक्ट सर्चिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें बाइनरी सर्च इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कई बार बच्चे इसी में फंसते हैं। और साथ में सॉर्टिंग के भी एल्गोरिथम्स आपको आने चाहिए अच्छे से, क्योंकि अगर आप HTL यूज करते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि ठीक है, मैं तो यहाँ पे सिंपली सॉर्ट मार दूंगा, यहाँ पे वेक्टर डॉट बिगिन कर दूंगा और यहाँ पे वेक्टर डॉट एंड करके सॉर्ट कर दूंगा। आप तो सोच के हो गया कि चलो हाँ भाई n log n में मेरा सॉर्ट हो गया। हाँ ठीक है, डेफिनेटली आपका जो ये प्रोसेस है बिल्कुल सही है, होना तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन कुछ कुछ कंपनीज आपको यहाँ पे आप नोट करना कि जो कुछ कंपनीज होती है, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट हो गया या फिर सैमसंग हो गया, ये सब कंपनीज क्या करती है, वो HTL को बैन कर देती है। मतलब आप HTL यूज नहीं कर सकते उनका, मतलब जब भी आप ऑनलाइन राउंड देने जाएंगे आपको HTL का ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ बोल दिया जाएगा कि आपको जो करना है खुद से इंप्लीमेंट करना है, आप HTL यूज नहीं कर सकते। ऑन दैट केस आप क्या करेंगे, ये तो आपका हो गया, क्योंकि ये HTL का पार्ट है और ये HTL आप अगर यूज नहीं कर सकते तो ये आपका हो गया, आप यूज ही नहीं कर सकते इसको।
तो आप फिर सॉर्ट क्या करेंगे, सॉर्ट कैसे करेंगे आप? तो आपके सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि कई बार जो एरे का क्वेश्चन होता है मैक्सिमम वो डिपेंड करता है सॉर्टिंग के ऊपर ही। जो ग्रीडी जैसे एल्गोरिथम हो गया, ग्रीडी एल्गोरिथम मैक्सिमम डिपेंड करता है आपका सॉर्टिंग के बेस्ड पे होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका ये जो इंपॉर्टेंस है। जैसे बैक ट्रैकिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मानता हूँ कि हाँ आता है क्वेश्चंस, लेकिन उतने नहीं आते। ज़्यादातर आने के चांसेस यही है, एरे हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया और ग्रीडी एल्गोरिथम्स हो गए, ये 3 सबसे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। और अगर लिंक लिस्ट, एक्स एंड क्यूज से कभी अगर क्वेश्चन आता है तो इसके डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, आपको एक लिंक लिस्ट गिवन है, जैसे एक लिंक लिस्ट आपको गिवन है, आपको बताना है कि जो लिंक लिस्ट है उसका मिडिल नोड कौन है, या फिर आपको एक नोड को डिलीट करना पड़ेगा, गिवन अ नोड यू हैव टू डिलीट दैट नोड विदाउट यूजिंग हेड। तो इस तरह के डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे लिंक लिस्ट के थ्रू, ठीक है। और सिमिलरली बाइनरी सर्च ट्री एंड बाइनरी ट्रीज के भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाते हैं। आपको ट्री, सपोज एक ट्री दिया हुआ है और उस ट्री में आपको क्या निकालना है, आपको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सिंग करके दिखाना है, या फिर आपको उल्टा प्रिंट करके दिखाना है, लेट्स से इन ऑर्डर ट्रावर्सिंग करके प्रिंट करके दिखाओ, या फिर ओनली लेफ्ट चीज को प्रिंट करो, लेफ्ट सब ट्रीज को प्रिंट करो। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको बीएसटी और बाइनरी ट्रीज से आते हैं। रही बात हीप्स की, तो हीप्स भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो उसमें से एक पार्ट है आपका हीप सॉर्ट आता है, और वो हीप सॉर्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है जो डायरेक्ट हीप से सॉल्व हो जाता है। का फिर रही बात हैशिंग और हैश मैप्स, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, और इसका समझ लीजिए आप, ये इन्हीं में से कहीं एक चला जाएगा, मतलब डायरेक्ट इसको नहीं, अब इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन कोई आपको दिखेगा नहीं हैश मैप्स का। आपको डायरेक्टली पता चला एरे में आपको हैश मैप यूज करना पड़ जा रहा है, या फिर आपको लिंक लिस्ट में हैश मैप यूज करना पड़ जा रहा है। सपोज आपको लिंक लिस्ट में बता दी, एक लिंक लिस्ट गिवन है, लेट्स से आपको एक लिंक लिस्ट गिवन है ऐसा, और आपको बताना है कि गिवन अ नोड लेट्स से 5, आपको काउंट करना है कि 5 का अकरेंस कितना है। तो आप सब इसमें आपको हैश मैप यूज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि लिंक लिस्ट के अंदर आपको हैश मैप यूज हो जा रहा है। कभी कभी आपको ऐसा भी दे देगा, बाइनरी सर्च ट्री आपको गिवन है, आपको बताना है कि इस नोड का अकरेंस कितना टाइम है। तो आप बात समझ गए होंगे कि किस तरह से ये हैश मैप यूटिलाइज होता है। ये खुद इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन कुछ नहीं होता, ये किसी और में घुस जाता है, किसी और क्वेश्चन में घुस जाता है, और बहुत ही, लेकिन इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि वो मतलब समझ लीजिए हर क्वेश्चन में घुसा ही हुआ है। ग्राफ के किसी क्वेश्चन में हैशिंग घुसा देंगे। और रही बात बचा ग्राफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, या फिर अगर आप ज़्यादा भी प्रिपेयर, पहले आपको जो गिवन टॉपिक्स है वही आपका पूरा नहीं हुआ है, तो आप ग्राफ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्राफ जो होता है वो आपका पूरा एकदम समझ लीजिए एरे, इसमें एरे आ जाएगा, लिंक लिस्ट आ जाएगा, आपका हैशिंग भी कभी कभी आ जाता है, आपका ग्रीडी एल्गोरिथम आ जाता है कितने सारे। तो मतलब आप समझ लीजिए जैसे ये प्रेम्स एल्गोरिथम, क्रिस्कल्स एल्गोरिथम, ये सब पूरा ग्रीडी पे काम करता है। डाइस्ट्रा एल्गोरिथम, बीएफएस, डीएफएस, ये सब जितने भी है, ये सब इन सब में से किसी में एक आ जाता है, तो आपको ये सब भी आना चाहिए। उसके बाद ये आप ग्राफ कर सकते हैं। तो पहले आप ये सबको करने के बाद आप ग्राफ चालू कीजिए, ठीक है। तो ये रही ये बात, ये हुआ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की। अब बात करते हैं एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की। इसका क्या जरूरत पड़ गया? बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स और एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स में दो अलग अलग इसलिए बनाया हूँ क्योंकि एक इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या होता है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, ये जो टॉपिक्स है ये एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं। अगर आप इसको ये ऑप्शनल समझ लीजिए, आप अगर इसको करते तो बहुत अच्छा है, मतलब आप एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड है कोडिंग राउंड्स के लिए। और अगर आप इसको नहीं भी करते हैं तो कोई इतना बड़ा भी कुछ नुकसान हुआ नहीं है आपका। आपको बताऊंगा क्यों, कि ये इसलिए यहाँ पे इसको एडवांस दिया गया है। कुछ जैसे उनमें से एक इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिसजॉइंट सेट यूनियन ग्राफ में बहुत काम आता है। ग्राफ को अगर पता लगाना कि एक ग्राफ साइक्लिक है कि असाइक्लिक है, सो ऑन दैट केस ये डिसजॉइंट सेट यूनियन बहुत काम आता है। सिमिलरली आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैथ्स के ऊपर सीधा आ जाते हैं, तो ज्योमेट्रिक एल्गोरिथम्स है उसके लिए, नेटवर्क फ्लो एल्गोरिथम्स है उसके लिए, ट्राइज एक हो गया स्ट्रिंग एल्गोरिथम्स के लिए, सेगमेंट ट्रीज हो गया, कभी रेंज क्वेरीज सम अगर आपको दिया गया इन अ ट्री, सो ऑन दैट केस सेगमेंट ट्री आपको बहुत हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लेकिन रही बात, इसके क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। हाँ, अब आ जाता है डिफिकल्टी लेवल, इसी की हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पे मैंने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एंड एडवांस डेटा स्ट्रक्चर तो अलग अलग मैंने क्यों किया था और रीजन क्या है। अब मैं बात करूँ डिफिकल्टी लेवल्स की, तो मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी नंबर 1 आता है सबसे ज्यादा टफेस्ट कोडिंग इंटरव्यूज जिसके होते हैं। उसमें से आपको कुछ ऑप्शंस हो गया, कोऑर्डिनेशन एक हो गया आपका, मीडिया.नेट हो गया आपका,
तो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा डिफिकल्टी आप एक्सपेक्ट कीजिए कि वो लेवल थोड़ा हाई होगा। वो कंप्लीट हार्डकोर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर आपने कोड शेफ या कोड फोर्सेस में अगर आप फ्रीक्वेंटली अगर आप इनके कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके क्वेश्चंस किस तरह के लेवल के होंगे। और इधर ही मैं बात कर रहा था एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स की। अगर आप कैटेगरी नंबर 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे आपका कोडिंग राउंड बहुत टफ होता है, और अगर कोडिंग राउंड टफ हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि मतलब जो कंपनी आ रही है वो बहुत ही अच्छी कंपनी आ रही है। तो अगर कोडिंग राउंड अगर इसका टफ है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपका सिर्फ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आपका काफ़ी नहीं होगा, कभी भी काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे देंगे ऐसे जो ना कि अगर आप बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से अगर आप सॉल्व करने गए आपका कम्प्लेक्सिटी n² के भी ऊपर चला जाएगा। इट विल बी मोर देन n²। बात समझ रहे हो? तो अगर आप डायरेक्ट बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंट करेंगे आपका ऑर्डर ऑफ n² से तो ऊपर ही जाएगा, आपका सोल्यूशन मैक्सिमम टाइम में यही होता है। और ऑन दैट केस आपका क्या हो जाएगा, TLE आ जाएगा या फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कैटेगरी नंबर 1 के जो कोडिंग इंटरव्यूज होते हैं उसमें आप बाकी इंटरव्यूज में क्या होते हैं, मतलब आपको बताता हूँ, यहाँ पे टेस्ट केसेस वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं। मतलब टेस्ट केस एक ही टेस्ट केस होता है। अगर आपने उसमें से बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट केसेस होते हैं कैटेगरी नंबर 1 पे, अगर उसमें से आपके सारे सही होते हैं तभी आपको आंसर यहाँ पे 1 पॉइंट मिलता है, एल्स आपको 0 पॉइंट मिलता है। अगर आपका एक भी टेस्ट केस गलत हुआ आपको वहाँ पे पार्शियल मार्किंग नहीं मिलेगा, सिंपली आपको रॉन्ग आंसर दे दिया जाएगा और आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, उसमें रिजल्ट होगा 0। तो आप यहाँ पे अगर n² के एल्गोरिथम से अगर मान लीजिए कर भी लेते हैं ये सोच के कि एक टेस्ट केस या 2 टेस्ट केस मेरा क्लियर हो जाए तो 2 पॉइंट तो मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जनरली कैटेगरी 1 के जो इंटरव्यूज होते हैं लोग पार्शियल मार्किंग देखते नहीं है, ये लोग सिंपली 0 और 1 में बिलीव करते हैं। अगर पूरा सही है तो 1 पॉइंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो मैंने बता दिया, कोड शेफ कोड फोर्सेस अच्छे से करते रहिए, आपको बहुत इसको अच्छे से सॉल्व करते रहना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको लेट कोड भी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की। तो यहाँ पे आते हैं कुछ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सैमसंग हो गया, डीशा हो गया, सेल्सफोर्स हो गया। तो ये जनरली उतना कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ध्यान नहीं देते, वो लोग ज़्यादातर देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपका कैसा है। जैसे अभी बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स की हमको बात किया, तो अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं, आपने पहले भी वीडियोस देखा होगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग के हम कैसे क्वेश्चंस कराते हैं, नैपसैक प्रॉब्लम्स हो गया या फिर मैक्सिमाइज द कटिंग सेगमेंट हो गया या फिर हो गया वे टू टाइल अ फ्लोर। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आप एक्सपेक्ट कर लीजिए कैटेगरी नंबर 2 में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जहां पे आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा वो या तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का होगा या फिर ग्रीडी का होगा या फिर एरे सॉर्टिंग का होगा या फिर 2-3 एक साथ मिलके भी बन जाए, तो कोई इतना दिक्कत वाला नहीं है, मतलब पूरा कॉम्पिटिटिव बेस्ड पे नहीं है। और अगर आप कैटेगरी नंबर 2 के इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए करना चाहेंगे तो आप गीक्स फॉर गीक्स लीड कोड आपके लिए बहुत सही रहेगा। इन दोनों पे अगर फ्रिक्वेंटली आप अगर कोडिंग करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, क्वेश्चंस करते रहे, तो आपका ये इंटरव्यूज निकालने के लिए ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएंगी। अब लास्ट आता है कैटेगरी 3। तो यहाँ पे मोस्टली दीज आर सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है और ये लोग ज़्यादा उतना कोडिंग पे ज़्यादा फोकस ना करके एप्टीट्यूड पे फोकस करती है। कोडिंग का समझ लीजिए एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपका आ गया है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है कोडिंग का, वो भी एकदम ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। अगर आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होता है तो आप एकदम निकाल लेंगे, बट वो लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं आपका एप्टीट्यूड कैसा जा रहा है। अगर आपका एप्टीट्यूड, अगर आपने मान लीजिए 2 क्वेश्चन कोडिंग सॉल्व करे लेकिन आपका एप्टीट्यूड 0 रहा, तो ऑन दैट केस दे विल नॉट सिलेक्ट यू। वही अगर आपका 2 कोडिंग क्वेश्चंस में से समझ लीजिए आपका एक हुआ दूसरा नहीं हुआ और आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा गया है, तो ऑन दैट केस आपका डेफिनेटली चांसेस है कि आप अगले इंटरव्यू राउंड्स में जा सके। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपका जनरली गीक्स फॉर गीक्स ही बहुत मोर देन इनफ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि प्रिपेयर कैसे करें, तो यहाँ पे भी मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, या वेदर आप फर्स्ट ईयर में है कि सेकेंड ईयर में है कि थर्ड ईयर में। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में तो आपको शायद प्रोग्रामिंग के लिए उतना पता नहीं होगा, शायद आपको लैंग्वेजेस के बारे में पता नहीं होगा उतना कि क्या होता है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या नहीं। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं यही सजेस्ट करूंगा तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पे सीख लीजिए, मोस्ट प्रेफर्ड इज सी प्रोग्रामिंग। और इसको सीखने के बाद इसको एकदम कंफर्टेबल बना लीजिए अपने आप में, मतलब आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया आप सी प्रोग्रामिंग में अच्छे से उसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो इस तरह का अगर आप कॉन्फिडेंस गेन कर लेते कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, कई बार मेरे को बहुत सारे डाउट्स ऐसे भी आते हैं कि क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं, ऐसे बहुत बार भी मैंने सुनने को मिला है कि मैंने सी सीख लिया, C++ सीख लिया, जावा सीख लिया, पाइथन सीख लिया है, आर सीख लिया है, मैटलैब सीख लिया, अब मैं और क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूं। तो मेरा आंसर ये होता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा आपको क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है।
यहाँ पे अगर आप सिर्फ आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है दैट इज सी, तो आप उसी को अगर अच्छे से लेके जाते हैं, उसको पूरा अच्छे लेवल पे लेके गए तो आपको बहुत अच्छा चांस है। लेकिन वहीं अगर आपने 10-15 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली लेकिन आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अच्छा सा कमांड नहीं है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये मैं एक छोटा सा पॉइंट था देने के लिए, तो बता दिया। और वंस आपको अगर प्रोग्रामिंग अच्छे से आ गई, आप स्टार्ट कीजिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम की। तो सबसे पहले आप बेसिक डेटा स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर सकते हैं, और क्योंकि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो आपके पास बहुत टाइम है। अगर सेकंड ईयर तक भी अगर पूरा अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर्स, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स को भी अच्छे से कर लेते हैं आपके पास, फिर स्टिल आपके पास टाइम है आप एडवांस में घुस सके, या फिर आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचा है आप उसमें उसी चीज को अच्छे से प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर में, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग करना आ गया होगा, किसी एक लैंग्वेज पे आप कोडिंग कर सकते हैं, तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ। और अगर आपने ये कर लिया तो आपको बस कुछ नहीं करना, डेटा स्ट्रक्चर्स आप चालू कर लीजिए। आपके पास फिर भी 1 साल का टाइम है, वो चीज मोर देन इनफ। आप आराम से डेटा स्ट्रक्चर्स को चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कीजिए उसको पढ़ना और सॉल्व करते रहिए प्रॉब्लम्स फ्रॉम लीड कोड एंड गीक्स फॉर गिग्स। और साथ में सजेस्टेड ये भी है कि अगर आपको और टाइम मिला, क्योंकि अगर आपको और टाइम मिल जाए तो आप कोड शेफ, कोड फोर्सेस में भी जा सकते हैं, लेकिन ये आपका ऑप्शनल हो गया, मतलब सप्लीमेंट आप कह सकते हैं, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज प्राइमरी, ये आपको करना ही पड़ेगा। और एक्स्ट्रा जो अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं, आप कोड शेफ, कोड फोर्सेस, टॉप कोडर बहुत सारे ऐसे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन कंपटीशंस होते रहते हैं, आप उस पर भी कम्पीट कर सकते हैं, बट मोस्ट प्रेफरेबली आप गिग्स फॉर गिग्स और लीड कोड को रखें तो बहुत अच्छा है। यही बात अगर आपको थर्ड ईयर में, अगर आप थर्ड ईयर में, मतलब समझ लीजिए आपका सेकेंड ईयर पूरा खत्म हो चुका है और आप 2 महीने के बाद आपके इंटर्नशिप्स लगने चालू होंगे, मतलब इंटर्नशिप के लिए कंपनीज रिक्रूट करने आएंगी, तो आपके पास अब सिर्फ 2 महीना बाकी है। तो आई एज्यूम आपको थोड़ा बहुत आपको डेटा स्ट्रक्चर्स तो आता ही होगा। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो शुरू से चालू करना मतलब थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिर भी आप अगर आप कुछ नहीं आता फिर भी आप कर सकते हैं, 2 महीने भी बहुत है। अगर 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर सके, मतलब 2 महीने में आप एक से एक क्वेश्चन, जो मैंने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स बताए, जहाँ पे मैंने आपको बताया होगा इंपॉर्टेंट वंस, तो आप उसी को अच्छे से पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस करते रहिए। और अगर आपको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर्स की अच्छे से नॉलेज आ गई आपको, तो फिर आपके पास तो बस 2 महीना आप अच्छे से एकदम बस प्रिपेयर कीजिए। टेक्निकल राउंड्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ये गिग्स फॉर गिग्स और लीड कोड में अपना एक क्वेश्चन हर दिन कर ही सकते हैं। तो इसी तरह से आपका प्रिपरेशन चलता रहेगा और कोई आपको दिक्कत ज़्यादा नहीं आएंगी। सो आई होप मैंने आपका ये जो क्वेरीज आपके दिमाग में आती होंगी ऑनलाइन राउंड्स और इंटरव्यूज़ के रिलेटेड, आपके सारे क्वेश्चंस मैंने शायद इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको आंसर कर दिया। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपका कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं आंसर कर पाया हूँगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप लिंक्डइन में हमारे साथ कनेक्ट होकर वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। So thank you guys for watching this video.